भाभी, गर्मा गर्म पकौड़े और चाय पीने का मन हो रहा है क्या? नीतू ने अपनी भाभी रजनी से पूछा। पकौड़े चाय का नाम सुनते ही रजनी के मुंह में पानी आ गया, लेकिन फिर भी मुंह बनाते हुए धीरे से बोली, दीदी, 2-4 पकौड़े तो खा ही लूंगी। आपको तो पता है मेरी हालत। अरे नहीं भाभी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास आपकी बीमारी का ऐसा इलाज है, बस एक खुराक लेंगी तो 2 सेकंड नहीं लगेंगे, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा दीदी, रामबाण है क्या? अरे नहीं भाभी, रामबाण नहीं, रामबाण से भी बहुत अच्छा है। रुको, देती हूँ मैं। कहते हुए नीतू ने फ़ोन उठाया और वीडियो खोलकर रजनी के सामने रख दी। जैसे जैसे वीडियो चलता गया, रजनी की आंखें हैरानी से खुलती गई। चेहरा सफ़ेद पड़ गया, चेहरे पर डर के भाव आ गए। डरते हुए धीरे से नज़र उठाकर देखा तो अपने एक साइड अपनी ननद रजनी और दूसरी साइड सास सविता जी को देख झटके से पलंग के नीचे उतर गई। वीडियो देख रजनी की हालत खराब थी। उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वो घबराई हुई है। रजनी को डरा हुआ देख मुस्कुरा पड़ी नीतू। क्यों भाभी, खत्म हो गई ना बीमारी? बोला था ना मैंने, बस 1 सेकंड लगेगा। अब बताओ, खाने हैं पकौड़े और चाय? बेचारी रजनी किस मुंह से बोले कि सास ननद उसके लिए पकौड़ी चाय बना कर लाएं, क्योंकि अब तो उसकी सारी चोरी पकड़ी गई थी। सर्दियों में नीतू पूरे 1 साल पर बस 1 हफ्ते के लिए अपने मायके आती थी। गर्मी की छुट्टियों में वो नहीं आती, क्योंकि उसकी ननद भी मायके आती थी। कहीं कहने ना लगे कि भाभी मुझे देखकर भाग जाती हैं, इसलिए वो ठंडी की छुट्टियों में ही मायके आती थी। और इस 1 हफ्ते में ही रजनी नीतू से चिढ़ जाती थी कि एक तो इतनी भयंकर ठंडी है, ऊपर से आकर महारानी बैठ गई। अब उनकी सेवा में मेरी हालत खराब होगी, जबकि बेचारी रजनी ऐसी थी भी नहीं। ना ही उसकी कोई फरमाइश होती थी और ना ही सविता जी की। रजनी अपने मन से जो बना के दे देती, दोनों माँ बेटी आराम से खा लेती। लेकिन फिर भी रजनी को नीतू का आना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अब ठंडी में ना आए, गर्मी में ना आए, तो फिर कब आए? गर्मी में गर्मी लगेगी, ठंडी में ठंडी लगेगी, और मौसम ठीक भी हो तो भी उसे सास ननद के नाम से ही चिढ़ होती थी। जरूरी तो नहीं कि सबकी सास ननद खराब ही होती हैं, कभी कभी बहू भी तो ऐसी मिल जाती है। जैसे रजनी थी, वो तो खुद साल में कम से कम 2 महीना मायके जाकर रहती, लेकिन ननद अगर साल में 1 हफ्ते के लिए भी आ जाए तो उसके लिए कलेश हो जाता था। उसकी कोई ना कोई नौटंकी शुरू हो जाती थी। बस इस बार भी नीतू को देखते ही जाने रजनी के दिमाग में क्या आया। चाय पानी कराने के बाद, रात का खाना खिलाने के बाद रजनी रात को अपना पेट पकड़कर जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। रजनी के पति बाहर रहकर नौकरी करते थे, ससुर थे नहीं। रजनी के रोने चिल्लाने से सविता जी और नीतू भागकर उसके कमरे में आई। रजनी अपना पेट पकड़कर जोर जोर से रो रही थी। रजनी को देख दोनों ही माँ बेटी परेशान हो गई। सविता जी भागते हुए किचन में गईं, जबकि उनके पाँव में दर्द रहता था। फिर भी गर्म पानी करके पेट दर्द के लिए जो भी देसी नुस्खा होता वो सारा कुछ रजनी को दिया। नीतू ने दर्द की दवाई दी। करीब 1 घंटे की नौटंकी के बाद जाकर रजनी सो गई, मन ही मन खुश होते हुए कि अब अगले दिन उसे सुबह सुबह उठना नहीं पड़ेगा। सुबह रजनी 8 बजे तक आराम से सोती रही। बीच में एक बार सविता जी और नीतू उसे देखने भी आई। नीतू ने कहा, भाभी, आपको आराम है क्या? जितना बढ़िया हो सका रजनी ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं दीदी, बिल्कुल आराम नहीं है। अभी फिर से दवाई खाई, दर्द बहुत ऐंठ कर हो रहा है। नीतू किचन में चली गई। बेचारी 1 हफ्ते के लिए ही आई थी, लेकिन किचन से उसका पीछा छूटने वाला नहीं था। सविता जी सब्जियां काटने बैठ गईं। नीतू ने चाय बनाकर माँ को दी और खुद पीने बैठी तो रजनी के पास जाकर बोली, भाभी, आपको चाय दे दूं क्या? ऐसा ना हो कि नुकसान कर दे। अब सुबह से चाय तो रजनी ने पिया नहीं था। चाय की लत तो उसे लगी थी,
लेकिन कैसे खुलकर बोले। कोई और बीमारी का बहाना बनाती तो बोल भी सकती थी। गलती से उसने पेट दर्द का बहाना बना लिया था। फिर बड़े ही आराम से धीरे से बोली, दीदी थोड़ी सी दे दीजिए, अगर पी जाएगा तो पी लूँगी। नीतू रजनी को चाय देकर चली गई। नीतू के जाते ही रजनी तुरंत बेड से उठी और धीरे से दरवाजे के पास जाकर झांक कर बाहर देखी तो माँ बेटी दोनों बैठी चाय पी रही थीं। उसने तुरंत ही धीरे से अपनी अलमारी खोली, उसमें से बिस्किट नमकीन निकाला। एक पैकेट बिस्किट और एक कटोरी नमकीन खाकर चाय पीकर अब बिल्कुल फिट थी। फिर से जाकर सो गई आराम से। बस यही मज़ा तो उसे चाहिए था। इधर नीतू और सबिता जी खाना बनाती, उधर रजनी बीमारी के बहाने आराम से रजाई के अंदर मोबाइल देखती। साथ ही साथ नीतू जो खाना बना रही थी उसकी खुशबू से रजनी की भूख और बढ़ती जा रही थी। कहते हैं ऐसे में भूख भी बहुत लगती है, वही हाल रजनी का था। नीतू खाना अच्छा बनाती थी, इसमें कोई शक नहीं था। अब रजनी बस इसी इंतजार में थी कि अब न तब खाना उसके आगे आता ही होगा। लेकिन जैसे ही खाने का टाइम हुआ तो नीतू उसके आगे मूंग दाल की खिचड़ी रखकर चली गई, क्योंकि रजनी के पेट में दर्द था। खिचड़ी देखते ही रजनी की सारी भूख मर गई। दीदी खिचड़ी बनाई है, आप लोग भी खिचड़ी खाएंगी? नहीं भाभी, खिचड़ी तो मैंने आपके लिए बनाई है, अपने लिए तो मैंने छोले चावल बनाए हैं। अब आपको छोले चावल दूंगी तो आपका दर्द और बढ़ सकता है, इसलिए मैंने आपके लिए खिचड़ी बना दी। छोले चावल के नाम से तो रजनी बेचैन हो गई। अब उसे छोले चावल खाने ही खाने थे। रजनी की यही एक कमजोरी थी, वो खाने की शौकीन थी। किचन में छोले चावल रखे हैं और उसके आगे खिचड़ी परोस दी गई है। भला वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। बड़े ही अनमने मन से उसने बस 2 चम्मच खिचड़ी खाई, ये कहते हुए कि पेट दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से वो नहीं खा पा रही है। जानबूझकर उसने खिचड़ी नहीं खाई, क्योंकि उसे पता था अगर वो खिचड़ी खा लेगी तो पेट भर जाएगा, फिर छोले चावल कैसे खाएगी। अब रजनी को कैसे भी करके छोले चावल खाने ही थे, लेकिन कैसे। बेचारी ताक लगाए बैठी रही। इधर खाना खाने के बाद नीतू ने घर की सफाई करी, किचन साफ किया, सुबह के धुले हुए कपड़े ले जाकर छत पर डाला। धूप निकली थी, इसलिए माँ के साथ 1 घंटे धूप में बैठने चली गई, रजनी से ये कहकर कि भाभी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। जैसे ही नीतू और सबिता जी बाहर धूप में गई, मौका पाते ही रजनी भागकर किचन में गई और तुरंत ही अपने लिए 1 प्लेट छोले चावल निकाला और जल्दी जल्दी खाकर प्लेट साफ करके भी रख दी, ताकि कोई देख ना पाए, और जाकर वापस से सो गई। अब जाकर उसे अच्छी नींद आई। इधर 1 घंटे बाद जब नीतू और सबिता जी अंदर आई तो सबको चाय की लत लगी। रजनी ने भी चाय पी। शाम के खाने की बारी आई तो सबिता जी ने कहा, नीतू बेटा एक काम कर, तू जब से आई है तब से काम ही किए जा रही है। अब ना बस थोड़े से दाल चावल ही बना दे, ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे टाइम पर आई कि तुम्हारी भाभी बीमार पड़ गई हैं, तुम्हें लगातार काम करना पड़ रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं माँ, तुम परेशान मत हो, और वैसे भी मेरे लिए तो चावल बचे हुए हैं, तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए रोटी बना दूंगी। छोले मैंने वैसे भी 2 कटोरी रखे हुए हैं, उसी को फ्राई कर दूंगी और भाभी के लिए खिचड़ी बना दूंगी। कहते हुए नीतू जैसे ही जाकर किचन में देखती है तो छोले 2 कटोरी की जगह 1 ही कटोरी मिले और चावल भी खत्म थे। नीतू को बड़ा अजीब लगा, आखिर ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि उसने याद से 2 कटोरी छोले बचा के रखे थे रात के लिए। फिर माँ के पास जाकर नीतू ने कहा, माँ आपने छोले और भी लिए थे क्या, क्योंकि मैंने 2 कटोरी छोले रखे थे, अब 1 ही कटोरी है और चावल भी नहीं है। नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, और मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो बार बार खाऊंगी। माँ की बात सुन नीतू सोचने लगी, तो फिर छोले चावल गए कहाँ। अब नीतू को रजनी के ऊपर शक हुआ, क्योंकि रजनी ने खिचड़ी नहीं खाई थी, और जिस हिसाब से वो पेट दर्द में रात को रो रही थी, चिल्ला रही थी,
आज सुबह से उसके मुंह से एक कराह तक नहीं निकली है। वो आराम से सोई पड़ी है। जिसके पेट में दर्द होगा भला वो आराम से सो कैसे सकता है। नीतू को कुछ तो दाल में काला लगा। कुछ सोचते हुए नीतू शांत रह गई और अगले दिन सुबह उसने फिर से रजनी के लिए खिचड़ी और अपने लिए राजमा चावल बनाई और घर के सारे काम निपटाने के बाद माँ के साथ जाकर धूप में बैठ गई। करीब 1 घंटे बाद जब नीतू माँ को लेकर अंदर आई, चाय बनाने गई, तो आज भी राजमा चावल गायब मिले। तुरंत ही उसने अपना मोबाइल निकाला जो साइलेंट पर करके किचन के कोने में छुपा रखा था। जब उसने वीडियो देखा, रजनी अच्छी खासी हंसते मुस्कुराते हुए किचन में आई। चावल और राजमा निकालकर जल्दी जल्दी हाथों से ही खड़े खड़े चावल राजमा खाते हुए प्लेट धोकर वापस रखकर चली भी गई। राजमा चावल खाते हुए वो बार बार डर से बाहर भी झांक रही थी। जो सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड हो गया था। रिकॉर्डिंग देखते ही मुस्कुरा पड़ी नीतू और चाय बनाना छोड़ रजनी के पास जाकर बोली, भाभी चाय पकौड़े खाओगी क्या? रजनी भी बड़ी मासूम बनते हुए बोली, दीदी 1-2 पकौड़े तो खा लूंगी, इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं होगी। रजनी का नाटक देख मुस्कुराते हुए नीतू ने कहा, अच्छा भाभी आपको थोड़ा भी आराम नहीं हो रहा? नहीं दीदी, मैं भी परेशान हूँ। क्यों आराम नहीं हो रहा? इतनी तकलीफ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा भाभी, वो क्या है ना? मुझे लगता है आपकी बीमारी कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। मेरे पास एक ऐसी दवा है जो खाते ही आप एकदम ठीक हो जाएंगी। सच दीदी? रामबाण है क्या? नहीं भाभी, रामबाण से भी बहुत अच्छा है। ट्राई करना है? ये देखो। कहते हुए नीतू ने मोबाइल ऑन करके रजनी के आगे रख दिया। वीडियो देखते ही रजनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सारी बीमारी छू मंतर हो गई। तभी सविता जी भी आकर गुस्से में दोनों हाथ कमर पर रखकर रजनी को घूरने लगी। अब बेचारी रजनी की हालत खराब। समझ गई कि अब उसकी चोरी पकड़ी गई है। वो तुरंत ही पलंग से नीचे खड़ी हो गई। क्या बोले क्या ना बोले उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। नीतू तो शांत थी, लेकिन सविता जी काफ़ी गुस्से में दिख रही थी। सविता जी का गुस्सा देख और वो कुछ बोले इससे पहले ही रजनी ने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर नीतू और सविता जी से माफ़ी मांगते हुए बोली, माँ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मैं सच बताती हूँ, मुझे सच में कोई बीमारी नहीं हुई है। वो इतनी ठंड है कि मैं दीदी को देख के डर गई थी। काम के डर से मैंने ये सब बहाना किया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं अभी घर के सारे काम करती हूँ। मैं अभी आप लोगों के लिए अच्छी चाय और पकौड़े बना के लाती हूँ। कहते हुए रजनी तुरंत ही भागकर किचन में गई। उसने सविता जी को बोलने का मौका भी नहीं दिया। अचानक पलक झपकते ही 2 मिनट में बेड पर आराम करती हुई रजनी किचन में खड़े होकर पकौड़े बना रही थी, चाय बना रही थी, खाने की तैयारी कर रही थी। नीतू तो रजनी की हालत देख हंस पड़ी, लेकिन सविता जी समझ नहीं पा रही थी कि वो रजनी को क्या बोले, क्या कहें। और जैसे ही रजनी को कुछ कहने गई, नीतू ने रोक लिया। माँ जाने दो ना, एक ही दिन में जब किसी का झूठ पकड़ लिया जाए तो वो खुद ही मर जाता है। उसे क्या मारना है। आपने उनको ना कुछ कहकर ही बहुत कुछ कह दिया। अब उनकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो जल्दी आपके सामने आ सकें या नज़रें मिला सकें। और अब मुझे नहीं लगता कि आगे से वो ऐसा कुछ नखरा भी करेंगी। ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले 1000 बार सोचेंगी ज़रूर। जाने दो, एक चांस दे दो उन्हें भी। सविता जी को भी शायद बेटी की बातें सही लगी, इसलिए फिलहाल तो उन्होंने रजनी को कुछ भी नहीं कहा। और इधर रजनी अपनी चोरी पकड़े जाने पर खुद ही अंदर इतनी बेइज्जती महसूस कर रही थी कि सास ननद के सामने जल्दी जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अब घर के कोई भी काम करने में उसे ठंडी नहीं लग रही थी। बिना कहे सारा काम कर डालती, बिना कहे तरह तरह के पकवान बना रही थी। वो अपने आप में ही काफ़ी शर्मिंदा थी, क्योंकि
उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी।